अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था, थ्रोम्बोसाइट्स। और पिछले हम कुछ लेक्चर से हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें हमने आरबीसी के इंट्रोडक्शन को कवर किया था, डब्ल्यूबीसी के इंट्रोडक्शन को कवर किया था एंड प्लेटलेट्स को कवर किया था। ओवरऑल हमने ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अभी हमारा जो है ये सारे जो ब्लड हैं, ब्लड को एक्चुअल उसका फंक्शन क्या है, अब लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड इज़ अ वाइटल फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी and it serves numerous essential functions that are crucial for maintaining overall health and homeostasis। ब्लड जो है हमारे इंसान के बॉडी का बहुत ही क्रूशियल फ्लूइड है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम जो है फ्लूइड है, जो क्या करता है कि इसके बहुत सारे अलग अलग जो लाजमी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, जो तमाम ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है, उसके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। जैसा कि हम यहाँ पे इसके कुछ प्राइमरी फंक्शन को देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ ब्लड इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ये क्या करता है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ब्लड का, कि हमारे लंग से जो है ये ऑक्सीजन को लेता है और वहाँ से लेने के बाद पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्से में जाके, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो, चाहे वो माइनर लेवल का हो, मेजर लेवल का हो, या किसी भी हिस्से का हो, वहाँ तक ये ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और क्या करता है, दिस इज़ प्राइमरली अकम्प्लिश्ड बाय रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी दैट कंटेन हीमोग्लोबिन। और जो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। और ये क्या करता है, अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड कैरीज इट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। और यही जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इसीलिए अगर किसी के इंसान के अंदर जो आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, तो उसको सफोकेशन फील होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि इसका हीमोग्लोबिन डाउन है। और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑक्सीजन तो लेके चला गया, आप कार्बन डाइऑक्साइड ये किस तरीके से मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ऑल्सो प्लेज ए की रोल इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैरी नहीं करता, वहाँ से रिमूव करता है, वहाँ से कैरी करके क्या करता है, ये रिमूव करता है, एक्सहेल करता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, इसका वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, from body tissue, then transporting it back to the lungs where it can be exhaled। RBC and it is the process। अब जो ऑक्सीजन ने आरबीसी ने ऑक्सीजन पहुंचा दिया हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में, तमाम ऑर्गन्स में पहुंचा दिया, तमाम टिश्यूज़ में पहुंचा दिया। फिर वहाँ से वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को पकड़ता है और वहाँ से कैरी करके कहाँ छोड़ता है, हमारे लंग्स में छोड़ता है। और हम क्या करते हैं, अपने लंग्स के थ्रू जो है एक्सहेल करते हैं, बाहर जो है रिमूव करते हैं, बाहर जो है निकाल देते हैं। उसके बाद क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड और क्या करता है, न्यूट्रिशन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड कैरीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स such as glucose, amino acids and fatty acids from the digestive system to cells throughout the body। ये क्या करता है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो अहम है, जो बहुत ही हमारे लिए लाजमी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या करता है, उसको पहुंचाता है। और कहाँ से लेता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू से एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से लेता है, और वो जो है पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है उसे पहुँचाता है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि वो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो हमारे अंदर ये स्टेमिना है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, इन्हीं न्यूट्रिशन के थ्रू जो ये न्यूट्रिशन हेल्प करते हैं हमारे एनर्जी बनाने के लिए। हमारे अंदर जो है एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, एटीपी जो जनरेट हो रही है, वो सारे का सारे में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, और इस सारी चीज़ों को
मेंटेन करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूवल, ये तो पहुंचाता भी है और जो ख़राब चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी से, उसको भी रिमूव करता है। वो किस तरीके से करता है? ब्लड कलेक्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें जो वेस्ट मटेरियल आते हैं, ऑब्वियसली जो हम कुछ ले रहे हैं उसमें सारी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें नहीं होती, उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमें निकलता है, तो उसको जो है वो लेता है, इंक्लूडिंग यूरिया एंड बिलीरुबिन। जैसे कि इसमें यूरिया भी और बिलिरुबिन है फ्रॉम्स cells and transport them to organ like the kidneys and liver for elimination for the body। और ये उसको लेता है, यूरिया है, बिलिरुबिन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको सेल के थ्रू लेता है, सेल के अंदर से लेता है जिन, और ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? उन ऑर्गन्स में करता है जो ईस्ट की सफाई का काम करते हैं। और वो कौन से ऑर्गन्स हैं? जैसे लीवर हो गया, हमारी किडनीज हो गई, ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्टर का काम करती है, ये एलिमिनेट करती हैं, अलग करती हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल्स को जो हमारी बॉडी या हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ऐसे ही हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय वेरियस ग्लैंड्स, जो हार्मोन प्रोडक्शन का काम करती है उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जिसको ग्लैंड्स के भी कई टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो जो हार्मोन पैदा होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं, सच एज थायराइड ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारे हैं, टोटल 9 है। एंड पेनक्रियाज आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सारे लोग क्या करते हैं कि ब्लड स्ट्रीम, जो हमारी नसें होती हैं जिसमें से हमारी खून बहते हैं, वो सारे चीज़ों में हार्मोन को प्रोड्यूस करके रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ब्लड कैरीज दीज हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन एंड टिश्यूज टू रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और ये ब्लड कहाँ पहुँचाते हैं? जो टारगेट की जगह होती है, जो टारगेट सेल होते हैं या जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ तक ये हार्मोन को पहुँचाते हैं, ताकि फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस, हमारे बॉडी का जो मेंटेनिंग सिस्टम है, हमारे बॉडी की जो सारी चीज़ें हैं, वो अपनी जगह पे बराबर रेगुलेट होते रहे, उसमें कोई कमी बिचाती ना आए। ऐसा ही इम्यून डिफेंस का भी काम करता है हमारा ब्लड। वाइट ब्लड सेल्स, अभी तो आरबीसी के ये सारे फंक्शंस थे। आरबीसी का क्या क्या फंक्शन था? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का था, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का था, यानी उसका रिमूवल सिस्टम था, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन था, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल था, एंड हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन था। दिस इज द टाइप ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हम इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ऐसा ही हमारा जो दूसरे टाइप का ब्लड है जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ये काम करते हैं इम्यून सिस्टम का, इम्यून डिफेंस का काम करते हैं। हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, या फिर हम प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ों से हमें कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी बचाता है। वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी विद इन द ब्लड आर ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। डब्ल्यूबीसी क्या है? इम्यून सिस्टम का बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अहम पार्ट है। They help the body recognize and combat infection by destroying pathogens, bacteria, virus, fungi, etc. and producing antibodies for long-term immunity। ये क्या करते हैं? अगर हमारे बॉडी में कोई भी वायरस आ जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं, कोई भी मतलब माइक्रोब्स इन्वेड करता है, तो ये पहले उसको रिकग्नाइज करता है, पहचान करता है कि हमारे सिस्टम का हिस्सा है या हमारे सिस्टम के बाहर का हिस्सा है, ये हार्मफुल है या नहीं है। उस हिसाब से इसको जो है रिकग्नाइज करके उसको, उससे लड़ाई करता है, मार करता है और उसको ख़त्म करता है। और फिर उसके ख़िलाफ़ क्या बनाता है? अपनी फ़ौज बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये कॉपी होती हैं जो उसके अगेंस्ट में काम करती हैं, जो पैथोजेंस होते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम या कभी भी फर्दर जो है उस पे कोई दोबारा उस पैथोजेन का या उस बैक्टीरिया, इस वायरस का हमला होता है या वो इन्वेड करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो फ़ौरन ये जो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगी और उसके अगेंस्ट वो फ़ौरन काम करके उनको डिस्ट्रॉय करेगी, उनको मौका ही नहीं देगी कि वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ कर पाए। ऐसा ही है क्लॉटिंग एंड होम्योस्टेसिस। क्लॉटिंग का फंक्शन करता है, होम्योस्टेसिस है क्लॉटिंग, खून का जमना, खून का कहीं जम जाना, इसको क्लॉटिंग कहते हैं। और होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको नॉर्मल रेंज पे ले आएगा, लो होएगा तो भी नॉर्मल रेंज पे लेकर आएगा। हमारी बॉडी में कोई अननेसेसरी एक्टिविटी होगी
जिससे हमारे बॉडी का रेगुलेशन ख़राब होगा, हमारे बॉडी की में कोई फंक्शन जो है डिस्टर्ब होगा, तो ये होम्योस्टेसिस उसको जो है नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करती है और यही उस चीज़ को स्टिमुलेट करती हैं जो दूसरे फंक्शन जो उसको नॉर्मल पे लाते हैं। जैसे कि ब्लड कंटेन्स प्लेटलेट्स दैट play a crucial role in forming blood clots to prevent excessive bleeding when a blood vessels is injured. जब हमारी कभी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी नस कभी कट जाती हैं, तो ये इसको ठीक कौन करता है? प्लेटलेट को फ़ौरन सिग्नल जाता है, प्लेटलेट वहाँ पे पहुँचता है, अपनी मतलब एक्टिविटी हार्मोनल एक्टिविटी है, उसके बहुत सारे रिएक्शंस है, उस इंजरी साइट पे जाके वो चिपक जाता है। वहाँ चिपकने के बाद जो है वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है और जो ब्लड का फ्लो है, जो बाहर ब्लीडिंग होने लगती है, जो एक्सेसिव ब्लीड है, जो है ज़्यादातर खून बाहर निकलने लगते हैं, तो वहाँ पे वो जाके जम जाता है। वहाँ पे जब जम जाता है तो फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है और फिर वो अपना अलग मतलब जो है हार्मोन है और अलग उसमें जो है केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारी नस भी ठीक होती है, वो हील होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज होम्योस्टेसिस। और ये प्रोसेस जो उसको कैसे पता चला कि फला जगह पे या मतलब दिस साइड पे कोई वेन इंजर्ड है, इसको पता करने का जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन करता है? वो होम्योस्टेसिस इसी प्रोसेस को का नाम जो है होम्योस्टेसिस, जो उसको सिग्नल पहुंच रहा है कि हाँ फला जगह पे ये प्रॉब्लम हो गई है या यहाँ पे ये लग गया है, यहाँ पे ये इंजरी हो गई है, तो उसको जो पता चलता है उसी प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इज एसेंशियल फॉर वाउंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग वैस्कुलर इंटीग्रिटी। अब ये जो है, जब तक हमारी वेन सही नहीं हो जाएगी, जब तक हमारी नस जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस चलता है। जब एकदम ऑप्टिमम लेवल पे हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, तब जाके ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा, एकदम स्टेबल हो जाएगी, वरना ये अपना काम करते रहेगी होम्योस्टेसिस। तो मेंटेनिंग पीएच बैलेंस, blood helps regulate the body's pH level, acidity, alkalinity balance by acting as a buffer. अगर हमारे जो है बॉडी का पीएच लेवल कभी डाउन होता है या अप होता है या वो से एसिडिटी बढ़ती है, अल्कालिनिटी बढ़ती है, तो ये फ़ौरन जो है क्या करता है, होम्योस्टेसिस उसको सिग्नल देता है, हमारे बॉडी में इसको पता चलता है। तो पीएच लेवल को नॉर्मल करने के लिए वो बफर सिस्टम का यूज़ करता है, बफर का यूज़ करता है। बफर क्या करता है? हमेशा जो पीएच लेवल को नॉर्मल रेंज पे रखता है, न बढ़ने देता है न घटने देता है। इट कैन ऑब्जॉर्ब एक्सेस हाइड्रोजन आयंस एसिड और रिलीज देम अल्कलाइन टू मेंटेन स्टेबल पीएच। वो क्या करता है? ये क्या कर सकता है कि जो हाइड्रोजन आयन है यानी एसिड्स हैं जो ज़्यादा हो जाती है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम पे लाकर उस पीएच को नॉर्मल करता है। ठीक है, रिलीज देम अल्कलाइन टू मेंटेन ए स्टेबल पीएच, यानी अल्कलाइन लेवल पे लाके इसको मेंटेन करता है, स्टेबल करता है। उस पीएच लेवल का जो भी रीडिंग होती है 7.4 मोस्टली होता है, ये नॉर्मल रेंज होता है, तो उस लेवल पे जाके लाके छोड़ देती है। टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेट भी करता है ब्लड हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट जनरेटेड in muscles and organs and transporting it to the skin surface for dissipation. ये किस तरीके से करता है? ये जो ब्लड, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, जो हमारा नॉर्मल रेंज है उससे अगर हाई हो रहा है, तो ये फ़ौरन क्या करता है, हमारे बॉडी को सिग्नल देगा, हमारे जहन में, हमारे माइंड को सिग्नल देगा और होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट हो के फ़ौरन क्या करेगा, हमारे बॉडी से स्वेट रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब वो स्वेट जब रिलीज़ होता है तो बॉडी ठंडी होती है, नॉर्मल होते हैं, तो धीरे धीरे वो जो है टेम्परेचर लेवल करने की कोशिश करता है, वो जो है नॉर्मल रेंज पे लाने की कोशिश करता है। और अगर हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया, तो ये हमारे मसल्स में शिवरिंग पैदा करेगा। शिवरिंग जब होती है तो मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो हमारा टेम्परेचर रेज़ करता है, उसको बढ़ाता है,
ताकि वो लेवल पे आ जाए। जब ये लेवल पे आ जाता है तो फ़ौरन हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और ये सिस्टम मैकेनिज़्म जो है वहीं बंद हो जाता है। इस तरीके से ब्लड ये भी काम करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वो क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, potassium, calcium, and chlorides, which are crucial for nerve function, muscle contraction, and maintaining cellular osmotic balance. अब जो हमारे ये क्या करता है ब्लड ट्रांसपोर्ट इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन्हें हमें एनर्जी मिलती है। वो कहते हैं जब हमें हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, हम वीक हो जाते हैं या हमें चक्कर डिजीनेस फील होता है तो हम डॉक्टर के पास रहते हैं तो इलेक्ट्रॉल दे देता पीने के लिए, हमें सुस्ती महसूस होती है, तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। तो ये ब्लड ही उस चीज़ को पहुंचाता है। जब ब्लड में ये सारी चीज़ रहेगी ही नहीं तो हमारे बॉडी को वो फंक्शन मिलेगा ही नहीं। तो इसके हिसाब से वो क्या करता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये हमारे नर्व फंक्शन के लिए, जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं जो सिग्नल का काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इसेंशियल है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जो है इसेंशियल है, जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके लिए बहुत है। और मेंटेनिंग सेलुलर ऑस्मोटिक बैलेंस, और हमारे मतलब जो सेल का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसके लिए भी बहुत इसेंशियल है। अगर इसका जो है लेवल कम ज़्यादा हो रहा है तो ख़तरा हो जाता है कि हमारा सेल कहीं श्रिंक ना हो जाए या कहीं बस्ट ना हो जाए। इसके मतलब वो ऊपर डिपेंड है कि ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इसको भी मेंटेन करता है वो। ऐसा ही है ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस है, ब्लड प्रेशर को रेगुलर मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये वो फोर्स को कहते हैं ब्लड प्रेशर जो हमारे ब्लड के वॉल के अगेंस्ट काम करता है। जो नस होती है हमारी उसके अगेंस्ट मतलब जो काम करता है। प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर आर एसेंशियल फॉर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। और जो एक नॉर्मल जो प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए जिससे हमारे पूरे बॉडी में जो है खून और ब्लड स्ट्रीम पहुँचे, उस उतना होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ का टिश्यू है डैमेज होने का ख़तरा होता है। और ज़्यादा हो गया है तो कार्डियोवैस्कुलर जो फंक्शन है, जो हमारा दिल है, उसकी जो नस होती है वो भी डैमेज होने के ख़तरा होता है। तो इसको भी वो रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। अब उसके बाद क्या है, और जो है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फीटल टिश्यूज़। ये क्या होता है? डिलीवरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू फीटल टिश्यू। फीटल क्या होता है? फीटल जैसे कि इन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स, जो वॉम में, किसी मदर के वॉम में जो बच्चा या पैदा होता है या जो बनता है उसको फीटल टिश्यू कहते हैं, जो अभी नया नया है वो बन रहा है। तो ब्लड सर्व्स द एडिशनल फंक्शन ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। और वो बच्चा क्या होता है, वॉर्म के जो है वॉल से वो अटैच हो जाता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके थ्रू उसको ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो सारी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, वो प्लेसेंटा होता है। उसके थ्रू ये जो एडिशनल वर्क करता है ब्लड, और वो ब्लड ही वो सारी चीज़ें वहाँ तक फीटल टिश्यू तक, या फीटस जो उसमें ग्रो हो रहा है, जो उसमें डेवलप हो रहा है, उस तक पहुँचाता है। ऐसा ही अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ब्लड इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक फ्लूइड दैट प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज़ हेल्थ। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है। डायनेमिक के माने होता है मुतहर्रिक, हर वक्त हरकत करने वाला, चलने वाला। ये उस टाइप का फ्लूइड है। अगर ये बंद हो गया तो इंसान फ्लैट हो जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी हेल्थ, जो हमारे बॉडी के हेल्थ में को मेंटेन करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। इंश्योरिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम, और उसके साथ साथ में हमारे जो बॉडी का सिस्टम है, पूरे बॉडी का सिस्टम है, उसको भी वो फंक्शन करता है, उसको भी मतलब सपोर्ट देता है, उसको भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो भी जिस चीज़ को ज़रूरत होगी वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाता है। एंड एनेबलिंग द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू वाइड
रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस, और वो हर चीज़ का जवाब देता है जो हम अपनी लाइफ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस पाते हैं, उस चीज़ का रिस्पॉन्स करता है, उसको एनेबल करता है, हमारी बॉडी को उस चीज़ का एहसास दिलाता है। वरना हमें पता ही नहीं चलता, अगर हम बीमार हो रहे हैं तो अगर ये सारे फंक्शन एनेबल ना होते, अगर वो सारी चीज़ें ये नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉडी में चल क्या रहा है। अब हमारे स्किन पे अगर मच्छर भी बैठता है तो उस चीज़ को भी इनेबल करता है कि तुम्हारी स्किन पे कोई ऐसा सब्सटेंस है जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, तुमको जो है काट रहा है, और हम फ़ौरन उस चीज़ पे एक्टिव हो जाते हैं और उसको मारते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है ब्लड का। आई होप कि आपको जो ब्लड फंक्शन के बारे में डिटेल में पता चला होगा कि इसकी जो अलग अलग वेरियस टाइप के जो वर्क हैं वो क्या क्या हैं। और अगर कोई भी सवाल आप लोगों को वो किसी भी तरीके की का डाउट हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।